हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मेरी क्लास बहुत दिन बाद लग पा रही है। किसी कारण से फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम बाहर हो गए थे और इस वजह से आपकी क्लास नहीं लग पाई थी। अब आज आपको वीडियो के माध्यम से ये सिलेबस तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगली क्लास जब हमारी लगेगी सैटरडे को, वो ऑनलाइन क्लास होगी। तो आप सभी लोग उस ऑनलाइन क्लास में आइएगा। और टाइम आपको पता ही है, कक्षा 11 की क्लास का टाइम है कितना, 5:40। और कक्षा 12 की क्लास का टाइम है कितना, 6:20 से 7 बजे तक। ठीक है, तो चलिए हम जो टॉपिक पिछली बार शुरू किए थे वो हमारा पादप जगत तक का चला था। और पादप जगत के बाद अब अगला जो 5 जगत वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा जो जगत अगला आएगा वो है एनिमलिया किंगडम, अर्थात जंतु जगत। तो कक्षा 11 की क्लास में हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं, जंतु जगत। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये है 5वां जगत, किंगडम एनिमलिया। अब इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग, जंतु जगत। तो यहाँ पर जंतु जगत जानने के लिए हम आपको इसके लक्षण की तरफ ले चलते हैं कि जंतुओं के आखिर वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो पौधों से मिलते जुलते नहीं हैं, अर्थात प्लांट से एनिमल किन लक्षणों में भिन्न है, हम पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कैरेक्टर की बात करेंगे, लक्षण की बात करें अगर, तो हम यहाँ पर लक्षण लिखते चलेंगे और आप लोग इस लक्षण को नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग लक्षण को नोट करेंगे। इसमें पहला लक्षण ये है कि जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब इनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, इसलिए जंतु कैसे हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण इसमें से जानते हैं कि जंतु यूकैरियोटिक होते हैं। आपको मैं पिछली कक्षाओं में यूकैरियोटिक के संबंध में जानकारी दिया था। यूकैरियोटिक होते हैं। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक का मतलब आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये जो यूकैरियोटिक है, इसमें का मतलब होता है कि केंद्रक विकसित अवस्था में मिलेगा सेल के अंदर, और सभी प्रकार के कोशिका अंग भी उसमें उपस्थित पाए जाएंगे। ठीक है, तो सारे कोशिका अंग उपस्थित हो और केंद्रक के बाहर केंद्रक कला उपस्थित हो, तो उन कोशिकाओं को या उन जंतुओं को यूकैरियोटिक कहते हैं। और आपको बता दूं कि बैक्टीरिया के अलावा जितने भी जीवधारी हैं सब यूकैरियोटिक हैं। केवल बैक्टीरिया जो मोनेरा जगत के सदस्य हैं, सिर्फ वही बैक्टीरिया केवल प्रोकैरियोटिक जीवों में रखे जाते हैं। बाकी जितने भी जीवधारी यहाँ पर दुनिया में है वो सारे जीवधारी यूकैरियोटिक ही होते हैं। ओके, तो ये लक्षण हो गया दो। तीसरा लक्षण ये है कि जंतु परपोषी होते हैं। जंतु परपोषी होते हैं। अब परपोषी आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान सा शब्द है ये। इसका मतलब है कि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए उन्हें पौधों पर निर्भर होना है, दूसरे जीवों पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है ना, तो परपोषी होते हैं। चौथी बात इसमें है कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति अगर है तो वो पौधे की श्रेणी में आता है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है,
ये कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में भी मिलती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो सेलुलोज से निर्मित होती है वो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पादप कोशिका की भित्ति से अलग होती है। और इसी तरह से कवक जो होते हैं ना, कवक की कोशिका भित्ति भी पौधों से भिन्न होती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति भिन्न होती है, लेकिन जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, हरे पौधे हैं, उनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज उपस्थित होता है। ये उसका मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं पांचवा लक्षण की। जंतु कभी ना कभी गति करते हैं। जंतु अपने जीवन काल में गति अवश्य करते हैं। अब देखो, गति चाहे एक बार हो या बार बार हो, गति जरूर होगी। अब तो आपके दिमाग में आएगा क्या सर, कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो केवल एक ही बार चलते हैं। हाँ, यहाँ पर जो स्पंज की बात आती है, अभी आगे हम पढ़ाएंगे स्पंज पोरीफेरा संघ का लक्षण है, पोरीफेरा संघ के जंतु हैं। और स्पंज में एक ही बार गति होती है जब स्पंज की लार्वा अवस्था होती है, और बाकी उसके जीवन में कभी गति नहीं होती। स्पंज को छोड़ करके अन्य जंतुओं में तो गतियां जीवन में कई बार बार होती हैं, लेकिन जो पोरीफेरा संघ के जंतु हैं वो अपने जीवन में एक बार गति करते हैं, और वो भी अपनी लार्वा, अपनी शिशु अवस्था के साथ। अब हम अगर छठवें लक्षण की बात करें तो जंतुओं में आदर्श रूप से आदर्श समझ रहे हो, मतलब सामान्यतः आदर्श रूप से लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है, परंतु जो निम्न वर्ग के जंतु हैं उनमें अलैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, परंतु निम्न वर्ग के जंतुओं में अलैंगिक जनन भी होता है। आपको मैं पीछे बता चुका था कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। अलैंगिक जनन भी होता है। ये इसमें से आपने देखा है कि 1 2 3 4 5 6 लक्षण इसके से हो गए। तो ये है जंतुओं के लक्षण। एक लक्षण और भी है, और अभी मैं आगे लिख दूंगा। वो लक्षण ये है कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य क्या है? तंत्र का कार्य क्या है कि ये वातावरण की संवेदना को ग्रहण करता है और फिर उस संवेदना के अनुरूप जंतु प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे केचुआ है, उसको पिन चुभाइए, अगर उसको आप पिन चुभाते हैं तो केचुआ क्या करेगा? सिकुड़ेगा, वो प्रतिक्रिया करेगा। जैसे आपकी आंखों में टार्च लगाया तो टार्च लगना एक संवेदना है, और फिर पलक का झपकना एक प्रतिक्रिया है। आपको मान लीजिए मच्छर ने काटा तो मच्छर का काटना एक संवेदना है, और फिर उस काटने के बाद हाथ को खुजलाना या मच्छर को भगाना, ये आपकी प्रतिक्रिया है। इस तरह से जंतुओं में क्या है? संवेदना ग्रहण करने का गुण पाया जाता है, और संवेदना के बाद जंतु प्रतिक्रिया जरूर करते हैं। एक ये 7वां लक्षण है जंतुओं का। पौधों में क्या है? पौधों में संवेदना ग्रहण करने का गुण तो होता है, लेकिन पौधों में प्रतिक्रिया करने का गुण नहीं होता है। जैसे कि जंतु प्रतिक्रिया कर देते हैं, रिएक्शन अपना देते हैं, पौधे अपना रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तत्काल रिएक्शन उनका कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जंतु में क्या है? 7वां लक्षण के रूप में कि इनमें तंत्र या तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, और जिससे वातावरण की संवेदना को जंतु महसूस करते हैं और इसके बदले प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, ओके।
तो हमारा ये आपका हो गया और इसको हम आगे ऐड करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके, अब हम अगली बात करेंगे। अगर तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, नोट, इसको आपको जानना जरूरी है। नोट के अंतर्गत है क्या? नोट के अंतर्गत ये है कि आप लोगों को मैंने बता रखा है पीछे कि अरस्तु, ये जो अरस्तु हैं जंतु विज्ञान के जनक भी हैं और जीव विज्ञान के जनक भी हैं। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जनक यानी अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। और एक चीज बता दूं, इन्हीं अरस्तु को पुरातन जंतु वर्गीकी का जनक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जितने भी जंतु 17 से 18 लाख यहाँ पर मौजूद हैं धरती पे, तो सारे जंतुओं को इन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया था, इन्होंने वर्गीकरण किया था। इसलिए अरस्तु को पुरातन, पुरातन माने पुराना, पुरातन जंतु वर्गीकी का जनक भी कहते हैं। ठीक है ना, इन्हें पुरातन जंतु वर्गीकी का जनक भी कहते हैं। ये पुरातन जंतु वर्गीकी का जनक कहते हैं, जनक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जंतुओं को 2 समूह में विभाजित किया था। अब वो 2 समूह आपको मैं बताता हूं। इन्होंने जंतुओं के 2 समूह बनाया। एक समूह का नाम है एनाइमा, मैं पीछे भी इसको एक बार बताया था आपको, एनाइमा, और दूसरा है इसमें एनाइमा। एनाइमा, ये 2 समूह हैं। अरस्तु ने पूरे संसार के जंतुओं को, जितने भी जंतु ज्ञात हैं अब तक के, सारे जंतुओं को बहुत ही आसान तरीके से 2 समूह में विभाजित किया। एक है एनाइमा समूह और दूसरा है एनाइमा। अगर हम इसकी बात करें तो इस समूह के जंतु, इस समूह के जंतु, इस समूह के जंतु अकशेरुकी हैं। इस चीज को याद रखिएगा, अकशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी ना हो, अकशेरुकी होते हैं। ठीक है, और इनका रक्त लाल नहीं होता है, इनका रक्त लाल नहीं होता क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता। इनका रक्त लाल नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें उपस्थित नहीं होता। और अकशेरुकी होते हैं मतलब इनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होती है। तो आप सोचेंगे वो कौन से जंतु हैं? बहुत सारे समूह इसी में हैं, जैसे कीट है, और कीट वर्ग में आपको पता होना चाहिए कि 9,80,000 जातियां हैं। तो सारा कीट वर्ग इसी में आता है। इसमें 9,80,000 ये, और मोलस्का संघ की 80,000 जातियां। देखो 9,80,000 कीट हो गए, 80,000 वो हो गए, ठीक है ना, 10,60,000 हो गए। इनमें किसी का भी रक्त लाल नहीं होता 10,60,000 में से।
और ना ही किसी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो सारे कीट, मच्छर, मक्खी, इनका रक्त लाल नहीं होता। काकरोच, बिच्छू, है ना, और केकड़ा, तितली, भौरा, मधुमक्खी, इनका किसी का भी रक्त लाल नहीं होता है। अब आपके दिमाग में कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर जी वो मच्छर का रक्त लाल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मच्छर का रक्त लाल इसलिए है क्योंकि उस मच्छर ने लाल रक्त के जंतु का रक्त चूसा हुआ है, और वो भी मच्छर की मादा मच्छर ही रक्त चूसने का कार्य करती है। तो मच्छर के शरीर से निकला हुआ लाल रक्त उस मच्छर का स्वयं का रक्त नहीं है, बल्कि वो रक्त दूसरे प्राणियों के शरीर से चूसा गया रक्त है। क्लियर? अगर हम इसकी बात करते हैं एनाइमा की, तो इसमें क्या होता है, इस समूह के जंतु कशेरुकी होते हैं। अब कशेरुकी का मतलब यहां पर ये हुआ, कशेरुकी होते हैं। कशेरुकी होते हैं मतलब उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और इनका रक्त लाल होता है, और इनका रक्त लाल होता है। और याद रखें, रक्त का कलर लाल इसलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इनका रक्त लाल होता है। तो जितने जंतुओं का रक्त लाल होता है वो सब एनाइमा समूह के जंतु हैं, और ये कशेरुकी जंतु है, इनमें रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे मछलियों में रीढ़ की हड्डी होती है, तो मछलियां क्या हैं, कशेरुकी हैं। मेढक है, सर्प है, और कुत्ता है, बिल्ली है, ये स्तनधारी है, पक्षी हैं, इन सब का रक्त लाल होता है। और लाल रक्त के जो प्राणी हैं उनमें शरीर में पीठ के पीछे आपको देखा होगा रीढ़ की हड्डी उपस्थित होता है, और रीढ़ की हड्डी का पाया जाना मतलब वो कशेरुकी। कई बार रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो एक राड नुमा रचना भी होती है मध्य रेखा पर शरीर की, इसलिए उनको मानते हैं कि ये कशेरुकी हैं। तो एनाइमा समूह में कशेरुकी जंतु आते हैं और कशेरुकी जंतुओं का रक्त लाल होता है। अब बताओ अरस्तु ने कितना आसानी से इतने सारे 16-17 लाख जंतुओं को कितना आसानी से दो ही समूह में लिखकर एक वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया, जो बहुत आसान सा है, और इसीलिए अरस्तु को पुरातन जंतु वर्गीकी का जनक कहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हमारी बात ये पूरी हो गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग हमारी है शरीर संगठन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शरीर संगठन, ये शरीर संगठन जंतुओं की ही बात हो रही है। शरीर संगठन, शरीर संगठन की बात अगर हम करें, शरीर संगठन मतलब शरीर की बनावट कैसे है इसकी हम बात कर रहे हैं। शरीर संगठन, तो आप ये बता दें कि शरीर का संगठन 5 स्तर का होता है। कितने स्तर का? 5 स्तर का। हम पहले स्तर के शरीर संगठन की अगर बात करें तो वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, इसका मतलब हुआ जीव द्रव्य स्तर का शरीर संगठन। और जीव द्रव्य स्तर का शरीर संगठन जो है
वो प्रोटोजोआ संघ में मिलता है। किसमें? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ का यहाँ उदाहरण अगर हम लिखें, वो सबसे उत्तम उदाहरण है प्रोटोजोआ का, वो है अमीबा। क्लियर? तो ये पहला शरीर संगठन है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, मतलब इनका शरीर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का बना होता है। ठीक है। और दूसरा शरीर संगठन यहाँ पर हम लेते हैं, वो है सेलुलर लेवल का। सेलुलर लेवल का मतलब हो गया कोश के स्तर का। और कोश के स्तर का शरीर संगठन जो मिलता है वो है पोरीफेरा में। पोरीफेरा संघ के जंतु जिसमें स्पंज आते हैं, तो इसका उदाहरण यहाँ पर हम स्पंज दे देंगे। स्पंज पोरीफेरा में मिलता है। तीसरा जो इसमें से मिलता है शरीर संगठन, वो है टिश्यू ग्रेड का, माने टिश्यू लेवल का। टिश्यू लेवल का शरीर संगठन माने ऊतक स्तर का, माने इनका शरीर केवल ऊतक से मिलकर बना होगा। और अगर सेलुलर लेवल की बात करें तो इनका शरीर केवल कोशिका से मिलकर बना होता है। और टिश्यू लेवल की अगर बात करें तो टिश्यू लेवल में सिर्फ इनका शरीर टिश्यू से मिलकर, ऊतक से मिलकर बनता है। और उसमें आता है जंतु जिसका नाम है नाइडेरिया। ठीक है। एक नाइडेरिया संघ है, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको। और दूसरा इसमें टीनोफोरा है। कौन है? टीनोफोरा। तो ये टीनोफोरा और नाइडेरिया दो संघ के प्राणी हैं जिनका शरीर टिश्यू लेवल का होता है, ऊतक स्तर का होता है। और अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो सबसे अच्छा उदाहरण इसमें आता है हाइड्रा। ठीक है ना? हाइड्रा। हाइड्रा को 9 सिर वाला दैत्य कहा जाता है क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर हाइड्रा को काट दिया जाए, जितने भी खंडों में काटेंगे उससे उतने ही ज़्यादा हाइड्रा उत्पन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर हम अगर चौथे लेवल की बात करते हैं, वो है आर्गन लेवल का। आर्गन लेवल से तात्पर्य है अंग स्तर का। अब अंग स्तर के जो जंतु होते हैं वो कौन से होते हैं? अंग स्तर के जंतु हैं वो है प्लैटीहेल्मिन्थीस। प्लैटीहेल्मिन्थीस। प्लैटीहेल्मिन्थीस का अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो सबसे अच्छा उदाहरण है इसमें टेपवार्म, फीताग्रमी। फीताग्रमी का जो शरीर होता है ना, वो अंग स्तर का होता है, इसमें अंग मिलते हैं। और नाइडेरिया और टीनोफोरा में क्या मिलता है? केवल टिश्यू मिलते हैं, अंग नहीं मिलते। जो पोरीफेरा संघ के जंतु हैं उसमें केवल कोशिकाओं का एक पुंज मिलता है, ना कि उसमें ऊतक मिलते, ना तो उसमें अंग मिलते। यानी उसका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है और सारी कोशिकाएं अपना अलग अलग कार्य करती हैं, लेकिन ऊतक और अंग उसमें नहीं होते। पांचवा लेवल यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो वो है आर्गन सिस्टम लेवल। आर्गन सिस्टम लेवल का मतलब ये हुआ अंग तंत्र स्तर का। और अंग तंत्र स्तर का जो जंतु होते हैं ना, वो अब इसके आगे के जितने भी फाइलम है उसमें से एनिलिडा की अगर हम बात करते हैं, एनिलिडा जिसमें केचुआ आता है, एनिलिडा से कॉर्डेटा तक के जंतु, कॉर्डेटा समझ रहे हो, रीढ़ की हड्डी वाले, कॉर्डेटा फाइलम के जंतु। तो जो अंग तंत्र स्तर का जो शरीर संगठन है वो मिलता है किसमें? एनिलिडा से कॉर्डेटा संघ तक। और एनिलिडा समझ जाइए कि एनिलिडा माने केचुआ और जोंक से लेकर के ये चलेगा कॉर्डेटा तक। कॉर्डेटा में माने जिनमें रीढ़ की हड्डी मिलती है, जैसे गाय, भैंस, मेढक, सर्प, मछली, मानव, इनके सब में क्या है? रीढ़ की हड्डी है। तो ये कॉर्डेटा संघ के प्राणी हैं। ठीक है। तो हमारा ये आज का टॉपिक हम वीडियो में यहीं तक छोड़ रहे हैं। और फिर अगला टॉपिक जो ऑनलाइन आप पढ़ेंगे वो इसके आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगले पीरियड में उम्मीद करते हैं कि आप अगले पीरियड में ऑनलाइन हमारे साथ होंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए नमस्कार।